नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लॉ एंड लीगल में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बड़े कमाल का है। IPC 2013 के बारे में बताया गया है और अगर आप एक पीड़ित महिला हैं तो भी आपके लिए इसमें कमाल की जानकारियाँ हैं। जुड़े रहें हमारे साथ और पूरा वीडियो देखें। दोस्तों, भारत में वयस्क महिलाओं की जनसंख्या अगर 2013 की गणना के आधार पर देखी जाए तो पता चलता है कि 14,58,00,000 महिलाएं यौन उत्पीड़न या इस तरह की अपमानजनक उत्पीड़न का शिकार हुई हैं। पर सवाल ये उठता है कि कितने मामले दर्ज किए गए या कितने लोगों ने मामले दर्ज कराए। तो बलात्कार या IPC की धारा 358 के अंतर्गत या धारा 509 के तहत छोड़कर किसी भी जो सामान्य उत्पीड़न या इसके अलावा कोई भी उत्पीड़न के अन्य आंकड़ों के आधार पर अगर देखा जाए तो साफ जाहिर है कि 1% भी मामले दर्ज नहीं कराए गए। या तो पीड़ित खुद दर्ज नहीं कराता है या फिर उसके परिजन ऐसा करने से रोक देते हैं। वर्तमान समय में जबकि ये देखा गया है कि आजकल महिलाएं कामकाजी प्राणी हैं, तो उनके लिए काम की जगह पर हिंसा का शिकार होना ये एक बहुत आम बात है और सरकार ने इसके लिए भी कानून बनाए हैं। घरों में होने वाली हिंसा के लिए घरेलू हिंसा का कानून बनाया गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए कंपनियों या ऑफिसेज में होने वाले यौन उत्पीड़न के लिए सरकार ने एक अलग से शी पोर्टल भी बनाया है। उसका वेब लिंक है www.shebox.nic.in। इस पर कोई भी महिला अपने साथ होने वाले यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत को दर्ज करा सकती है। इस जो ये पोर्टल है, इसमें न केवल आपकी शिकायत को दर्ज करके उस पर कार्रवाई की जाती है, बल्कि अगर आप झूठी शिकायत करते हैं, झूठी रिपोर्ट करते हैं, तो आपके खिलाफ भी इसमें कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिन संस्थाओं में 10 लोग काम करते हैं या उनसे अधिक लोग काम करते हैं, उन पर यह अधिनियम लागू होता है। ये अधिनियम 9 दिसंबर ये अधिनियम 9 दिसंबर 2013 में प्रभाव में आया था। जैसा कि इसके नाम से उद्देश्य और रोकथाम निषेध स्पष्ट होते हैं, उल्लंघन के मामलों में पीड़ित को निवारण प्रदान करने का भी ये कार्य करता है। ये अधिनियम विशाखा केस में दिए गए सभी विशाखा केस शायद बहुत फेमस केस है इंडिया का। अगर आप लोगों को पता हो, ना पता हो तो इंटरनेट पर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। विशाखा केस में दिए गए लगभग सभी दिशा निर्देशों को धारण करता है। यह बहुत सारे प्रावधानों को निहित करता है। सबूत जुटाने में सिविल कोर्ट वाली शक्तियाँ प्रदान की गई हैं इसके अंतर्गत शिकायत समितियों को। यदि नियोक्ता जिसे नियुक्त किया गया है अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने में असफल होता है तो उसे 50,000 रुपये से अधिक अर्थदंड भरना पड़ेगा। ये अधिनियम अपने क्षेत्र में गैर संगठित क्षेत्रों जैसे ठेके के व्यवसाय में दैनिक मजदूरी, श्रमिक, घरों में काम करने वाली महिलाएं, नौकरानियां, आयाएं इत्यादि सभी को शामिल करता है। इन सब के साथ भी यानी जो घर घर जाकर बर्तन मांजने वाली छोटी मोटी महिलाएं जो इस तरह के काम करती हैं, उनको भी शिकायत करने का अधिकार है, उनके लिए भी ये नियम है। इस प्रकार कार्यशील महिलाओं के कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न के खतरे का मुकाबला करने के लिए और उस पर कार्रवाई करने के लिए ये अधिनियम बनाए गए, ये युक्ति है। विशाखा फैसले में दिए गए दिशा निर्देशों को सुव्यवस्थित करता है। ये इसके प्रावधानों का पालन करने के लिए नियोक्ताओं पर एक संवैधानिक दायित्व अनिवार्य कर देता है। तो ये हर प्रकार की महिलाओं के लिए, हर प्रकार की कामकाजी महिलाओं के लिए अधिनियम है। हालांकि इस अधिनियम में कुछ कमियां भी हैं, जैसे यौन उत्पीड़न को अपराध की श्रेणी में नहीं रखता है ये, जबकि यौन उत्पीड़न को अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। बस ये इसे केवल एक नागरिक दोष मानता है, ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। जब पीड़ित इस तरह के मामलों को अपराध के रूप में दर्ज करने की इच्छा रखता है तो उसे केवल एक अपराध के रूप में शिकायत दर्ज की जाती है। इस मामले को दर्ज करना सिर्फ एक शिकायत के रूप में दर्ज किया जाता है। इसकी उस तरह की जैसे बाकी मामलों में होती है कोई FIR नहीं होती है। पीड़ित अपने वरिष्ठ
किसी व्यक्ति के द्वारा शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डालने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, परिवारजनों के द्वारा शिकायत वापस लेने की भी दबाव डाले जाते हैं। इस अधिनियम को एक सही कदम कहा जा सकता है हालांकि, लेकिन ये पूरी तरह दोष रहित नहीं है। अभी इसमें बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है। खैर, ये कानून करता क्या है, सवाल ये आता है। यह कानून कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को अवैध करार देता है, यानी उसे रोकने को प्रोत्साहित करता है। दूसरा, यह कानून यौन उत्पीड़न के विभिन्न प्रकारों को चिन्हित करता है कि कौन कौन से, मतलब किस किस तरह की घटनाओं को यौन उत्पीड़न माना जाएगा, ये बताता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की स्थिति में शिकायत किस प्रकार की जा सकती है, पीड़ित महिला किस प्रकार शिकायत कर सकती है। यह कानून हर उस महिला के लिए बना है जो किसी भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का शिकार हुई हो। इस कानून में यह ज़रूरी नहीं है कि जिस कार्यस्थल पर महिला का उत्पीड़न हुआ वो वहाँ नौकरी ही करती हो। जी हाँ, ये एक बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये ज़रूरी नहीं कि वो महिला वहाँ नौकरी करती हो। वहाँ पर उसके साथ कोई भी घटना हुई तो उसके लिए वो शिकायत कर सकती है उस कार्यस्थल पर। इसके अलावा कार्यस्थल कोई भी हो, कार्यालय, दफ्तर या निजी संस्थान या सरकारी, यानी सरकारी या गैर सरकारी, प्राइवेट, कोई भी कार्यालय हो, सबके लिए शिकायत की जा सकती है। ये इस कानून में सुविधा है। यौन उत्पीड़न है क्या? कोई भी ऐसा व्यवहार, कोई भी ऐसा कार्य यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है जो किसी व्यक्ति की इच्छा के खिलाफ किया गया हो। यानी कोई व्यक्ति, यानी वो महिला जो नहीं चाहती है, उसके ना चाहने के बावजूद भी उसे छूने की कोशिश करना, या फिर उसे किसी गलत जगह स्पर्श करना, यौन उत्पीड़न इत्यादि की श्रेणी में आता है। किसी महिला को जबरदस्ती शारीरिक रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करना या उसे प्रताड़ना देना, या उसे जबरदस्ती ऐसी मांग करना कि वो ऐसा कार्य करे। किसी विभाग प्रमुख का किसी जूनियर को प्रलोभन देकर शारीरिक रिश्ता बनाने के लिए उत्प्रेरित करना, ये भी यौन उत्पीड़न की श्रेणी में ही आता है। यौन स्वभाव की अश्लील बातें करना, यानी किसी भी प्रकार की अश्लील बातें करना, फ़ोन पर करना या डायरेक्ट करना। यदि एक वरिष्ठ संपादक किसी जूनियर पत्रकार को यह कहता है कि वह एक सफल पत्रकार बन सकती है क्योंकि वो शारीरिक रूप से बहुत ही आकर्षण है, जैसे आजकल बहुत हॉट एंड सेक्सी बोलने का प्रचलन चल रहा है, तो यह भी यौन उत्पीड़न ही है अगर उस महिला की इच्छा के विरुद्ध बोला जाता है। उसे ये पसंद नहीं है, फिर भी आप बोलते हैं, तो ये यौन उत्पीड़न माना जाएगा। किसी प्रकार की अश्लील तस्वीरें दिखाना, किसी की इच्छा के खिलाफ अश्लील वीडियो बनाना, वीडियो दिखाना या भेजना, तो इस तरह की कोई भी किया गया कार्य, कृति जो लिखकर, दिखाकर, छूकर किए गए हों, वो सभी यौन उत्पीड़न की श्रेणी में ही आते हैं, या फिर बातचीत के द्वारा किए गए हों। अब आता है प्रश्न, शिकायत कौन कर सकता है? जिस महिला के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हुआ है वो शिकायत कर सकती है, वो कोई भी हो। शिकायत किसको की जानी चाहिए? अगर आपके संगठन या आपके संस्थान में जहां आप कार्य करते हैं या कोई आंतरिक शिकायत समिति है वहां पर, तो आप सबसे पहले उसमें शिकायत करें। जैसे ऑफिसेस में, अधिकतर बड़े ऑफिसेस में इस तरह की कमेटी का गठन किया गया होता है, ये अनिवार्य हो गया है। फिर भी बहुत सारे संस्थान ऐसे होते हैं जो इस तरह की कमेटी का गठन नहीं किए हुए हैं, तो आपको बाहर जाकर शिकायत करनी होती है। अगर आप कमेटी का गठन, सबसे पहले आप शिकायत वहाँ करें, जैसे स्कूलों में होती है, आई थिंक सारे स्कूलों में होती है। ऐसे सभी संगठन या संस्थान जिसमें 10 या 10 से अधिक कर्मचारी हैं, आंतरिक शिकायत समिति गठित करने के लिए बाध्य हैं। यानी किसी भी संस्थान में जहाँ पर 10 से अधिक लोग काम करते हैं, वहाँ पर एक शिकायत कमेटी का गठन करना अनिवार्य है, ताकि कोई भी महिला वहाँ पर शिकायत कर सके। अगर संगठन या आंतरिक समिति गठित नहीं की है, जैसे कि मैंने बोला बहुत लोग नहीं करते हैं, बहुत जगह नहीं की जाती है, तो पीड़िता को, उस महिला को स्थानीय शिकायत समिति में शिकायत दर्ज करानी होगी।
दुर्भाग्य से राज्य सरकारों ने इन समितियों को पूरी तरह से स्थापित नहीं किया है। हालांकि हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार ने ऐसी समिति को स्थापित कर दिया है। मैं अभी इसमें जैसा कि सरकार ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, व्हाट्सएप नंबर पर आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं शी पोर्टल की तरह, और उस पर सुबह 9:30 से 11:30 के बीच कार्रवाई की जाती है। हाँ, शिकायत आप 24 घंटे कर सकते हैं। वो व्हाट्सएप नंबर अभी मैं यहाँ पर लिंक में डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर इस तरह की समिति गठित नहीं की गई है तो आप बाहर जो भी स्थानीय शिकायत समिति है वहाँ शिकायत की जाएंगी। शिकायत कब तक की जानी चाहिए, इसकी कोई समय सीमा निर्धारित है क्या? तो हाँ, बिल्कुल है। शिकायत करते समय घटना को घटे 3 महीने से ज़्यादा समय नहीं बीता हो। अगर 3 महीने से ज़्यादा का समय हो जाता है तो इसका मतलब वो घटना में कोई सच्चाई नहीं है। यदि एक से अधिक घटनाएं हुई हैं तो आखिरी घटना की तारीख से 3 महीने के भीतर, यानी आपके साथ कई घटनाएं हो गई हैं तो जो आखिरी घटना हुई है उससे 3 महीने के भीतर आप शिकायत करने का समय आपके पास है। अब सवाल आता है, क्या यह समय अवधि बढ़ाई जा सकती है, शिकायत करने की समय सीमा? तो जी हाँ, यदि आंतरिक शिकायत समिति को ये लगता है कि पहले पीड़िता या पीड़ित शिकायत करने में असमर्थ था, वो शिकायत करने में उस समय न होकर अब सक्षम है, तो उसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। इसकी अवधि और 3 महीनों से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। जी हाँ, 3 महीने आपके पास पहले ही होते हैं और बढ़ाई गई अवधि 3 महीने और मिल जाती है, टोटल 6 महीने। इससे ज़्यादा की अवधि किसी भी कारण से बढ़ाई नहीं जा सकती है। शिकायत कैसे की जानी चाहिए? शिकायत लिखित रूप में की जानी चाहिए। यदि किसी कारणवश पीड़ित लिखित रूप से शिकायत नहीं कर सकती, उसे लिखना पढ़ना नहीं आता है, तो समिति के सदस्यों की जिम्मेदारी है कि वह उसे लिखित करने में उसकी मदद करें। जी हाँ, अगर आप एक महिला हैं और आपको लिखना पढ़ना नहीं आता है तो आप जहाँ शिकायत करने गई हैं उस समिति की जिम्मेदारी है कि वो आपको लिखने पढ़ने में मदद करे, आपकी तरफ से आपकी शिकायत लिखे। उदाहरण के तौर पर एक महिला पढ़ी लिखी नहीं है, उसके पास लिखित में शिकायत लिखवाने या दर्ज कराने का कोई जरिया नहीं है, तो समिति को इसकी जानकारी दे और समिति यह सुनिश्चित करेगी कि पीड़िता की बारीकी से शिकायत दर्ज की जाए लिखित रूप में। क्या पीड़ित की ओर से कोई और शिकायत कर सकता है? यदि पीड़ित शारीरिक रूप से शिकायत करने में असमर्थ है तो उसका कोई रिश्तेदार, कोई मित्र, कोई सहकर्ता या उसका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जिसे वो सही समझता है उसकी तरफ से शिकायत करने के लिए, ऐसा व्यक्ति जो उस घटना के बारे में पूरी तरह से जानता है और पीड़िता की सहमति उसने ली हुई है, तो वो शिकायत कर सकता है। इसके लिए आप राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर के महिला आयोग के अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं। अब सवाल उठता है, यदि पीड़िता मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो? यदि पीड़िता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसका रिश्तेदार या उसका मित्र, उसके शिक्षक, मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक या उसके संरक्षक या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उसकी देखभाल कर रहा हो, वो उसके बिहाफ पर शिकायत कर सकते हैं। या फिर उपरोक्त सभी व्यक्ति मिलकर जो घटना के बारे में जानते हैं संयुक्त रूप से शिकायत कर सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के बाद क्या होता है? यदि वो महिला चाहती है कि मामले को समाधान प्रक्रिया से सुलझाया जा सकता है, कंसिलिएशन की प्रक्रिया से सुलझाया जा सकता है, आपसी जो रजामंदी होती है दोनों पक्षों की उससे सुलझाया जा सकता है, तो इस प्रक्रिया को दोनों पक्ष समझौते पर आने की कोशिश करते हैं और आपसी समझौते के द्वारा मामले को सुलझा दिया जाता है। परंतु यदि महिला नहीं चाहती है कि जांच की प्रक्रिया शुरू हो, तो आंतरिक शिकायत समिति को 90 दिनों में यह पूरा करना होगा कि कंपनी द्वारा तय की गई प्रक्रिया पर की जा सकती है। यह जांच वो जो कंपनी है उसके द्वारा तय की गई जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के आधार पर किया जा सकता है। यदि संस्था या कंपनी की कोई तय प्रक्रिया नहीं है तो फिर इस पर सामान्य कानून लागू होगा। समिति पीड़ित और आरोपी तथा गवाहों से पूछताछ करती है, घटना से जुड़े दस्तावेज मांग सकती है और वकीलों को पेश करने की अनुमति नहीं होती है समिति के सामने। जांच के खत्म होने पर यह समिति आरोपी को यौन उत्पीड़न का दोषी पाती है तो उस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का सुझाव देगी। जिसके खिलाफ यानी उस जो अभियुक्त है, यानी जो आरोपी है, अभियुक्त तो कोर्ट में होता है, जो आरोपी है उसके खिलाफ नियोक्ता जो है नियमों के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं।
जो उस समिति के अधिकारी हैं वो उसके नियमों के अनुसार, जो नियम बनाए गए हैं उसके अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं। अब कुछ कार्रवाइयों में चीज़ें होती हैं जैसे कि लिखित माफ़ी, चेतावनी, पदोन्नति या प्रमोशन रोकना, यानी जो आरोपी है, जिस व्यक्ति ने ये काम किया है, ये गलत कार्य, छेड़छाड़ या उत्पीड़न किया है, उसकी पदोन्नति या प्रमोशन रोक दिया जाता है, उससे लिखित माफ़ी मंगवाई जाती है और उसे इस बात की चेतावनी दी जाती है कि ताकि वो आगे से ऐसा कार्य ना करे, या परामर्श सामुदायिक सेवा की व्यवस्था की जाती है, या फिर सबसे बड़ा दंड होता है, उसे नौकरी से ही निकाल दिया जाता है। हाँ, अगर इन सब कार्रवाइयों से आप संतुष्ट नहीं होती हैं, इससे आपका जो समस्या है उसका समाधान नहीं होता है, तो आप इसके अलावा भी स्थानीय जो आपका शहर है या राज्य है, उसके आधार पर आप शिकायत कर सकती हैं, कोर्ट जा सकती हैं। अब सवाल आता है झूठी शिकायतों से कानून कैसे निपटता है। मैंने अभी बताया था कि झूठी शिकायतों के लिए भी कानून बना है। यदि महिला ने जानबूझकर झूठी शिकायत की है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी और इस कार्रवाई के तहत उस महिला को भी चेतावनी दी जाती है, पहले उससे लिखित माफ़ी मांगी जाती है, उसकी भी अगर कोई उसने ज़्यादा बड़ा ऐसा कुछ किसी के खिलाफ़ किया है जिससे उसको कोई भारी नुकसान हुआ है व्यक्ति को, तो उस महिला की भी पदोन्नति, वेतन रोक दिया जाएगा या फिर उस महिला को भी नौकरी से निकाला जा सकता है। इसलिए महिला को चाहिए कि वो कभी भी झूठी शिकायत ना करे। और इस बात के, या सिर्फ इसलिए कि आपके पास पर्याप्त प्रमाण नहीं है, शिकायत को गलत नहीं ठहराया जा सकता। ये नहीं कहा जाता कि कहा जा सकता है कि अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो आपकी शिकायत गलत है। नहीं, उस पर भी जांच की जाएगी, तब ये माना जाएगा शिकायत गलत है या सही है। परंतु आप शिकायत करते लिए हैं तो इसके लिए ठोस सबूत भी आपको पास होने चाहिए। ये बहुत आवश्यक है, एक इस केस में ही नहीं, हर केस में। अब जो व्यक्ति पदाधिकारी हैं, जो समिति बनाई जाती है जहाँ शिकायत की जाती है, उनके कुछ कर्तव्य होते हैं, उसके भी कुछ उस समिति के भी कुछ अपने नियम होते हैं, क्योंकि वो एक पूरा बोर्ड होता है, एक पूरी समिति होती है, तो उस समिति में बनाए गए नियमों के आधार पर वो कार्य करते हैं। जैसे कि नियोक्ता अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंधी मामलों को निपटाने के लिए अपनी संस्था या कंपनी में आंतरिक शिकायत समिति का गठन कराना चाहिए और उस पर दर्ज की गई शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसी समिति की अध्यक्षता संस्था या जहाँ जो संस्था है या कंपनी या उस जो कार्यालय है, किसी वरिष्ठ महिला कर्मचारी द्वारा की जानी चाहिए। उसका अध्यक्ष किसी वरिष्ठ महिला को ही बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा इस समिति में संबंधित जानकारी कार्यस्थल पर ऐसी जगह लगाई जानी चाहिए जहाँ पर कर्मचारियों को उसे आसानी से देख सकें, यानी समिति कर्मचारियों पर नज़र रख सके, उन पर नियंत्रण कर सके। ऐसी जगह उनको लगाया जाना चाहिए। नियोक्ता को यौन उत्पीड़न के मुद्दों के बारे में कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए नियमित रूप से कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। यानी उस समिति को जो कर्मचारी हैं उन्हें शिक्षित भी इसकी जो नियम है और जो कार्रवाइयाँ उसके संबंध में जानकारी भी दी जानी चाहिए। इसके कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं जो हर महिला को जानना चाहिए और उसे समझना भी चाहिए, ताकि वो इस तरह की घटनाओं के होने से पहले ही अपनी सुरक्षा कर सके, सावधानियां बरत सके। जैसा कि कानून और नियमों को सही तरीके से जाने। हर महिला के लिए आवश्यक है कि आप नीतियां या पॉलिसियां क्या कहती हैं इसके बारे में जानें, अपने कानून यानी अपने अधिकार संबंधी कानून के बारे में जानें। और सबसे पहला कदम क्या उठाएं? सबसे पहला कदम ये उठाएं कि उत्पीड़न के मामलों में जो भी आपके साथ हुआ है, सीधा जाकर उस व्यक्ति से बात करें जो आपको परेशान कर रहा है। सीधा जाकर उसे चेतावनी पहले स्वयं दें और इस बात का अंदेशा दें कि आप बर्दाश्त करने वालों या चुप रहने वालों में से नहीं है, ताकि उसे ये लगे कि अगर उसने कुछ आगे किया तो आप उसकी शिकायत कर सकती है, जो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, वो आपका फ़ायदा ना उठा सके। इस बात के लिए आपको जाकर उसे सबसे पहले बात करनी चाहिए। और अगर इससे बात नहीं बनती है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, तो जाकर सबसे पहले अपने सीनियर से शिकायत करें। अपने HR मैनेजर को भी इसमें शामिल करें।
ताकि वे आगे आपको इस कार्रवाई के बारे में सूचित कर सकें, सलाह दे सकें। और इस मामले को अब लिखित बनाएं कि आपके साथ क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ताकि आप जब शिकायत दर्ज कराएं तो सारी जानकारी विस्तृत दे सकें और हूबहू जैसी हुई है एक सीक्वेंस में बता सकें, दर्ज करा सकें। अब सेकंड स्टेप आपको ये करना चाहिए कि आप पीड़ितों और गवाहों को जुटाएं। ये चीज़ें सभी को ध्यान रखना चाहिए, बहुत ध्यान से सुने। अगर आपके साथ कहीं कोई ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो आपको वहाँ ये देखना चाहिए कि और किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कोई और भी पीड़ित है तो उसको अपने साथ मिलाएं और गवाहों को जुटाएं, ताकि आगे ज़रूरत पड़ने पर जब आप उसकी शिकायत करती हैं तो आप उन व्यक्तियों से गवाही दिला सकें। जितना हो सके सबूत जुटाएं। बाकी पीड़ितों से भी लिखित सूचना और चेतावनी देने के लिए कहें, ताकि आपका केस मजबूत हो और उन लोगों को भी न्याय मिल सके, उन लोगों को भी उनके साथ हो रहे उत्पीड़न से मुक्ति मिल सके। इसके बाद सीनियर मैनेजमेंट से इस संबंध में बात करें। उनके सामने सभी जितने भी संभव हो सबूत ले जाएं, उन्हें दिखाएं और उनसे बात करें। इसके बाद आता है उत्पीड़न करने वाले के खिलाफ मुकदमा करें। जी हाँ, शांत बैठने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, ऐसी चीज़ों में देर करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता, बात बिगड़ जाती है। इसलिए विकल्पों और मूल्यांकनों को आंकने के लिए, करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए वकील से सलाह लें। स्पष्ट रहें और सुनिश्चित कर लें कि बदले में आप क्या चाहते हैं, मुआवजा, या अगर आपको नौकरी से निकाल दिया गया हो तो अपनी नौकरी की वापसी, या क्या चाहते हैं। उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ शिकायत के बारे में ये मैं बता रही हूँ। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोग आपकी बुराइयां करते हैं, निंदा करते हैं, उन लोगों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। अच्छे लोगों के साथ रहें। अच्छे लोगों में रहेंगे तो आपको वो अच्छी सलाह भी देंगे, और निंदा करने वाले, बुराई करने वालों से दूर रहें, जितना उतना अच्छा है। याद रखें, हमेशा याद रखें, इस तरह के कदम उठाने पर आपको निंदकों का या निंदा का सामना करना पड़ेगा। तो आप इसके लिए तैयार रहें, खुद को मजबूत बनाएं और कोई भी बात दिल से ना लगाएं। आप इस बात को ध्यान में रखें कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और अगर आप सही कर रहे हैं तो आपको किसी से डरने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अन्य लोगों के साथ भी हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। नोटिफिकेशन का बेल ऑन करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस का अपडेट मिलता रहे, आगे हमारे वीडियोस देखते रहे। और अगर आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, हमें बताएंगे हमारा वीडियो कैसा लगता है, तो आगे हमारे और वीडियोस जो मैं बनाऊंगी उसमें सुधार किया जा सकता है, या क्या सुधार किया जा सकता है, क्या नहीं, या कोई कमी हो, या कोई आपकी सलाह, अगर आप कोई जानकारी चाहते हो किसी अन्य टॉपिक के बारे में, कोई अन्य आपका सवाल हो, तो आप वो भी पूछ सकते हैं। मैं उसकी भी जानकारी दूंगी, आपके सवालों का भी जवाब दूंगी। और कोई अन्य किसी तरह का वीडियो आप चाहते हैं मैं बनाऊं तो उसकी भी जानकारी दीजिए, मुझे बताइए, मैं वो ज़रूर बनाऊंगी। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया करें, हो सकता है इसमें बहुत कुछ आपको मिल जाए आपकी जानकारी के लिए। जैसे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो व्हाट्सएप नंबर दूंगी, मैं इस थंबनेल में वो व्हाट्सएप नंबर डालूंगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। और वेबसाइट का जो लिंक है शी पोर्टल का, वो आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा, तो उसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।